सिर्फ 3 साल में 800% का रिटर्न। मारुति की गाड़ी चकनाचूर हो जाती है और टाटा वहीं खड़ा रह जाता है। ऐसा रील कई बार आपने देखा होगा ना। पहली बार ऐसा था कि इंडिया की कोई देसी कार कंपनी किसी विदेशी कार कंपनी को खरीदा था। आज बात करते हैं जरा टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स के बारे में सब कुछ हम जानेंगे, इसके शेयर के बारे में, फ्यूचर में क्या हो सकता है, रतन टाटा जी अब नहीं रहे तो आगे क्या हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। प्लस इसके साथ के जो दिग्गज कॉम्पिटिटर हैं हुंडई और मारुति, उनके साथ भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, टाटा मोटर्स मेरे को एक कंपनी नहीं लगती, ये बेसिकली कंपनी से कहीं ज़्यादा बढ़ के है। इमोशन तो चलो है ही, लेकिन आज जब पूरा सुनेंगे ना सब कुछ, कैसे इसका 1954 से लेकर के अब तक की जर्नी कितनी उठापटक वाली रही है। मतलब एक कंपनी क्या कहूँगा मैं, एक आदमी, क्योंकि रतन टाटा जी का बहुत बड़ा रोल रहा है टाटा मोटर्स में, अभी आपको समझ में आएगा। एक कंपनी यहाँ पहुँचती है, यहाँ से गिर के एकदम पाताल में चली जाती है, फिर उठती है, फिर पाताल में चली जाती है, और एक बार नहीं ऐसा कई बार होता है। लेकिन हर बार रतन टाटा हीरो की तरह एंट्री मारते हैं और एक गिरी हुई कंपनी को फिर उठा देते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, फिर समय बदलता है, फिर कुछ होता है, फिर कंपनी पाताल में चली जाती है, फिर रतन टाटा जी एंट्री मारते हैं, फिर कुछ करते हैं, फिर उठा देते हैं। ऐसा बहुत रेयर किसी कंपनी में आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा विजनरी लीडर रतन टाटा की तरह शायद ही क्या, मुझे नहीं लगता कोई रिप्लेसमेंट है इनका। मुझे नहीं लगता कि इनके जैसी पर्सनैलिटी, ये बिजनेसमैन नहीं है, ये हीरो है। अभी आप देखोगे ना, पूरी केस स्टडी आप दिखाऊंगा आपको, तो आपको यही समझ में आएगा ये आदमी ने पूरी जिंदगी ना एज अ हीरो काम किया है। मतलब जहां सारी परेशानियां हैं, सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, किसी का दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, ये आदमी एकदम हीरो की तरह एंट्री मारता है और सब बदल के रख देता है। और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है, अभी दिखाता हूं आपको। ठीक है, कुछ हाइलाइट्स जिस पर हम बात करेंगे। टाटा मोटर्स का बुरा समय, जैसे हमने क्या था वो बुरा समय, क्या था, कई बार आया, क्योंकि 2016-17 में ऐसा क्या हुआ था, 2020 में क्या हुआ था। 2020 में 65 रुपए का इनका स्टॉक हो गया था, लगभग 590 के आसपास जा चुका था। 590 से गिर करके ये 65 पर आके गिरा था, सोच के देखो। और उसके बाद फिर क्या हुआ, अभी दिखाता हूं आपको। फिर रतन टाटा जी अब नहीं रहे तो उनके बाद कंपनी का क्या होगा, क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए टाटा मोटर्स में, क्या हमें भरोसा बना के रखना चाहिए, वो सब भी बात करेंगे हम। और एक्सरे करेंगे आज टाटा मोटर का पूरा। मेजरली 3 कंपनियों का हम कंपैरिजन भी करेंगे, टाटा मोटर्स, मारुति और हुंडई। आप एक महिंद्रा का नाम कहीं मिस कर रहे होंगे, महिंद्रा के लिए हम सेपरेट अलग पर बात करेंगे। फिलहाल इन 3 कंपनियों के बारे में हम बात करते हैं। गुड टाइम, बैड टाइम, वर्स्ट टाइम। मतलब एक कंपनी के फेज में अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है, और सबसे घटिया समय भी आता है। उस वक्त कंपनी का जो टॉप लीडरशिप है वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे हीरो की तरह एंट्री मार करके सब गेम पलट देता है, समझाता हूं आज। अच्छा, पहले तो हिस्ट्री से शुरू करता हूं। देखो, टाटा मोटर्स पहले टाटा मोटर्स नहीं थी, टेल्को कंपनी के नाम से शुरुआत हुई थी, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। शुरुआत में ये ट्रेन के इंजन वगैरह बनाना इन्होंने शुरू किया था, ट्रेन के डिब्बे, ट्रेन के इंजन। तो पहला जो इनका प्रोडक्ट था वो कुछ ऐसा था, ट्रेन के इंजन, ट्रेन के डिब्बे, बड़ी बड़ी चीजें, मतलब छुटकाओ मुटकाओ नहीं, बहुत बड़ी शुरुआत हुई इनकी। लेकिन बड़ी शुरुआत के साथ साथ मुंह की भी खानी पड़ी कई बार। 1950 में डाइमलर बेंज के साथ पार्टनरशिप हुई और उसके बाद हेवी ड्यूटी ट्रक इन्होंने बनाना शुरू किया। तो पहला ट्रक जो आया टाटा मर्सिडीज बेंज, कैसा दिखता था वो, ये रहा पहला ट्रक, टाटा मर्सिडीज बेंज, दोनों मिलकर के आए मार्केट में। वो सब अच्छा चला। 1991 में टाटा ग्रुप की कमान संभाली रतन टाटा ने, 1991 में, और इसका आता टाटा मोटर्स पर सीधा दिखा। 1991 में ही टाटा मोटर ने लॉन्च की देश की पहली एसयूवी टाटा सिरा। अब क्या लगता है, ये देश की पहली एसयूवी 1991 में। उस वक्त हालांकि हुंडई, टोयोटा, मारुति ये सब आ चुके थे, फ्लॉप, नहीं चली। देखो, उसी वक्त मारुति 800 भी आई थी। आप आज भी मारुति 800 को सड़कों पर देख लेते होगे, सिरा आपको कहीं दिखती है क्या, तो एवरेज रही थी। ये थी सिरा, ठीक है। 1998 में टाटा मोटर्स ने लॉन्च करी पहली पैसेंजर कार। हालांकि पैसेंजर कार सिरा भी थी, लेकिन एसयूवी में, लेकिन पैसेंजर कार उस वक्त छोटी कारों को कहते थे पैसेंजर कार। तो पहली पैसेंजर कार आई हुंडई कहता हूं, इंडिका, टाटा इंडिका। अच्छा, टाटा इंडिका आते ही टाटा मोटर्स के रंगत बदल गए। अच्छा हुआ बुरा हुआ, अभी समझाता हूं।
1990 में ही मारुति सुजुकी, हुंडई, टोयोटा ये सब कंपनियां आ चुकी थी, तो मतलब अकेले टाटा मोटर नहीं था, इनके कंपटीटर थे और इनके कंपटीटर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, ये थी पहली इंडिका भैया। ये आदमी को आप जब जब देखोगे ना, और साथ में इस फोटो के साथ मैंने इनको कई बार देखा है, मतलब पहला प्रोडक्ट कोई आदमी लाता है, चलो बता ही देता हूं, सस्पेंस खोल ही देता हूं। सोच के देखो, आप इतनी बड़ी कंपनी के चेयरमैन हो और पहला प्रोडक्ट कोई लाते हो, पहला, जिसका पूरे देश को इंतजार था, और वो पहला ही प्रोडक्ट खतरनाक तरीके से पिट जाए, और ऐसा पिट जाए कि लोग गालियां देने लग जाए, लोग क्या क्या ना बोले, अरे इसको कुछ नहीं आता, बनाता है गाड़ी, लेकिन उसके बाद भी कैसे ये आदमी, अभी बताता हूँ आगे। अच्छा, थोड़ा सा नैनो के बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ भैया। यही वो आदमी था जो कि पहली बार 2002 में ही बात कर दिया था कि लखटकिया कार लेकर के आएंगे, 1 लाख रुपए की कार, और दुनिया ने बिलीव नहीं किया था कि 1 लाख की कार बन भी सकती है। हालांकि 1 लाख नहीं बनी, लेकिन थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन ये आदमी ने ला करके दिखाया। हालांकि नैनो ने भी बड़ा सेटबैक दिया था टाटा मोटर को। अब इसका बुरा समय, अच्छा एक और चीज बता देता हूं, अच्छी बात, फिर बुरे समय पर आते हैं। 2008 में टाटा मोटर्स ने ही जैगुआर एंड लैंड रोवर को भी एक्वायर किया था। ये पहली बार ऐसा था कि इंडिया की कोई देसी कार कंपनी ने किसी विदेशी कार कंपनी को खरीदा था, पहली बार ऐसा हुआ था। ये उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी डील थी। अमेरिकी कंपनी फोर्ड से खरीदा था 2.5 बिलियन में। अच्छा, फोर्ड और टाटा की कहानी तो आपको पता ही थी कि फोर्ड ने कैसे बेइज्जत किया था रतन टाटा को, और उसी की कंपनी को खरीदा बाद में। खैर वो कहानी आपको पता होगी, तो मैं नहीं सुना रहा। अब बुरा समय क्या था भैया? टाटा मोटर्स ने देश की कार बनाने वाली तीसरी कंपनी तो थी है, हालांकि अकेली नहीं थी उस वक्त, जैसा मैंने बताया। 1998 और 1998 से 2002 में क्या हुआ? देश में पूरी तरीके से बनी, पूरी तरीके मतलब पहली ऐसी कार थी जो कि पूरी तरीके से देश में बनी थी उस वक्त। हालांकि आप लोग जानते होंगे कि मारुति सुजुकी 2 कंपनियों का कॉम्बिनेशन है, एक मारुति इंडियन है, सुजुकी बाहर की कंपनियां हैं, लेकिन कार वार सब बाहर से ही बन करके आ रही थी। इंडिका इकलौती पहली ऐसी कार थी जो कि पूरी तरीके से भारत में बनी थी, पूरी तरीके से देशी कंपनी। लेकिन जब ये लॉन्च हुई तो इसके साथ क्या हुआ? इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर सवाल उठे, आफ्टर सेल को लेकर सवाल उठे, बहुत सारी 1700 करोड़ लगे थे इस प्रोजेक्ट में, इंडिका कार बनाने में। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? 500 करोड़ का लॉस हुआ। 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 500 करोड़ का लॉस। एक आम आदमी क्या करता है, नॉर्मल आदमी ऐसी सिचुएशन में क्या करता है? इतना बड़ा लॉस। अच्छा, 500 करोड़ की कब बात कर रहा हूं मैं? 2000 में, 2001 में। और आज के समय 500 करोड़ कितना बड़ा होगा? एक आम आदमी कहेगा छोड़ो यार, बंद करो, ये सब चलने वालेगा नहीं है, कुछ दूसरा करते हैं शुरू। लेकिन ये आदमी, मैंने कहा ना, रतन टाटा एकदम हीरो की तरह एंट्री मारते हैं। सब बर्बाद हो रहा था, सब ध्वस्त हो रहा था, रतन टाटा ने एंट्री मारा फिर से, और एंट्री मारा और बनाया फिर से इंडिका V2। और इंडिका V2 बनाते ही क्या हुआ? 18 महीनों में 1 लाख इंडिका बेच दी। 18 महीनों में 1 लाख, मतलब एकदम से जो पाताल में गया था कंपनी का रेपुटेशन, एकदम से उठा दिया। 46% इनके सेल में ग्रोथ हुई, मार्केट शेयर 20% इनका बढ़ गया। 2002 के बाद रफ्तार पकड़ी और 2 साल में 425% से ज्यादा का रिटर्न दिया टाटा मोटर्स ने। अच्छा ये देखो, 2002 में सिर्फ 20 रुपए का शेयर हुआ करता था, 2004 में सिर्फ 2 साल में 107 रुपए का शेयर चला गया। ये आदमी अलग ही है, मतलब हीरो है ये, बिजनेसमैन नहीं है, हीरो। अभी देखो ना, अभी और केस आएगा, कैसे हीरो की तरह एंट्री फिर से मारी। 2016-2020 का समय, 2016 में टाटा मोटर्स नहीं, पूरे टाटा ग्रुप के लिए बुरा समय था, मतलब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था उस वक्त। साइरस मिस्त्री के नेटवर्क में सारा कुछ चल रहा था, नेटवर्क कहता हूँ, नेतृत्व में सारा कुछ चल रहा था, तो चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, पूरा टाटा ग्रुप ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो 2016-17 में इनको हटा दिया गया, साइरस मिस्त्री को, और वहां पर नए चेयरमैन अपॉइंट हुए, और उस चेयरमैन के साथ टाटा मोटर्स में एज अ मेंटोर रतन टाटा आए। अब रतन टाटा के आने के बाद खेल फिर से कैसे पलटी मारा ये दिखाता हूं। अच्छा पहले रिजल्ट दिखा देता हूं, 2016 में क्या हुआ। 2011-12 के आसपास इनका टोटल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में हिस्सा था 6.9%, 2011-12 में। सर 2017 में ये पहुंच गया था, 2016-17 में पहुंच गया 0.3। कहां? लगभग 7% से 0.3, मतलब इसको क्या कहोगे, जमीन पे गिरी कंपनी, गिर के पाताल में घुसी है। कमर्शियल व्हीकल में 57% था, 8% पे आके रह गया। 18, अच्छा और भी देखो,
टाटा मोटर शेयर इन टोटल इंडिया ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट में 1% था, 0.04 रह गया। 50% था, वही एक्सपोर्ट में 50%, 7% रह गया। मतलब जमीन में नहीं पाताल में गिरी कंपनी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, साइरस मिस्ट्री को हटाया गया और एक नए चेयरमैन, उनका क्या नाम था, एन चंद्रशेखरन, इनको लाया गया और उनके मेंटोर बने रतन टाटा। अब रतन टाटा की हुई फिर से एंट्री, लेकिन उनकी एंट्री होने के बाद सिर्फ 3 साल जो पाताल में घुसा था, सेल, रेवेन्यू, कंपनी, सब सिर्फ 3 साल में 800% का रिटर्न। ऐसे ही नहीं कहते हैं ये बिजनेसमैन नहीं हीरो हैं, करके दिखाया भैया। जहां सब कुछ फेल हो जाए, जहां कुछ ना चले, जहां सब कुछ, वो सनी देओल की फिल्मों में होता था ना, सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती, गुंडे लोग आए, बस्ती वालों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बच्चे को रुला रहे हैं, किसी का मर्डर कर दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं, कोई नहीं संभल रहा, कुछ नहीं हो रहा। वहां पे हीरो आता है सनी देओल चिल्लाते हुए और सबको मारना पीटना शुरू कर देता है। वो है रतन टाटा, करके दिखाया, और एक बार नहीं कई बार करके दिखाया। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं भाई टाटा मोटर अभी खरीद ले जा करके, ऐसा ना करना। अभी आ रहा हूँ, बता रहा हूँ, उस पर भी आ रहे हैं। 2017 में लीडरशिप चेंज हुई, टाटा मोटर्स के साथ आए ये, और साथ ही नई लॉन्चेस कुछ और भी 2017 में किए, ईवी सेक्टर में एंट्री मारी। उसके बाद आता है फिर से 2020, यानी कि कोविड का टाइम। अब कोविड का टाइम ऐसा है कि सिर्फ टाटा मोटर के लिए नहीं, बाकी सारी कार कंपनियों के लिए बुरा दिन आया, लेकिन टाटा मोटर के लिए भी आया ना। अब यहां भी हीरो की तरह एंट्री फिर से मारा है। देखना हुआ क्या, टाटा मोटर का शेयर पहुंच गया फिर से पाताल में 63 रुपए, लगभग 590 के आसपास गया था, और 590 से 63 रुपए में पहुंच गया भैया पाताल में, फिर से जमीन पे नहीं, पाताल में जाके गिरा। सेल ट्रिपल डिजिट से डबल डिजिट में आ गया 11 साल बाद। 11 साल तक ये ट्रिपल डिजिट में रहे और डबल डिजिट में आ गया शेयर, मतलब 63 में। अच्छा, एक चीज समझिएगा, चाइना टाटा की जगुआर लैंड रोवर का सबसे बड़ा मार्केट था उस वक्त, अभी भी है। JLR जानते हो ना, जगुआर और लैंड रोवर, तो चाइना सबसे बड़ा मार्केट है, चाइना में इसकी सेल बहुत है। और कोविड के आते ही चाइना का भी सब कुछ जमाडोल हुआ था, तो 85% सेल में गिरावट हो गई, 85%। तो JLR की वजह से भी बड़ा गिरावट देखने को मिला। इसके साथ ही 2020 में कंपनी ने, अब यहां पे देखो हीरो वाला काम, जब कुछ नहीं चल रहा होता है, जब सब बर्बाद हो रहा होता है, रतन टाटा एंट्री मारते हैं और कुछ नया करते हैं। फिर से एक नया अनाउंसमेंट किया, नेक्सॉन टिगोर का नया वर्जन लॉन्च लेकर के आए। और बिकॉज आपने देखा होगा, नेक्सॉन वगैरह आने के बाद टाटा का सारा खेल ही पलट गया। मतलब पुराने मॉडल जो टाटा के चलते थे, जो ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते थे, इन सब मॉडल्स को लोगों ने पसंद करना शुरू किया। मतलब एक बार फिर से बुरा समय, बुरा दौर जब चल रहा है, ये आदमी फिर से कुछ नया सोचता है। एक चीज़ आप फील करना, लाइफ में हमारे साथ जब बुरा समय आता है तो दिमाग बंद हो जाता है, सोचने में काम नहीं करता हो, और निराशा हमारे को चारों तरफ से घेर लेती है। डिसअपॉइंटमेंट, बुरा समय, अब क्या हो गया, हमारा बुरा दौर आ गया, आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये आदमी हीरो है ना, हीरो का काम क्या है, कुछ बुरा हुआ तो एंट्री मार करके सब सही करो। फिर से एंट्री मारा, नया अनाउंसमेंट किया, नेक्सॉन टियागो जैसी गाड़ियां लेकर के आया, और बिकॉज ऑफ दीज कार्स इनकी सेल फिर से, मतलब एक बार नहीं कई बार। ठीक है, हर बुरे समय में ये आदमी कुछ नया करता है और फिर से खड़ा हो जाता है। नया आदमी, ये आदमी बुरा करता है, बुरा मत मानना, बहुत रेस्पेक्ट करता हूं मैं, एज अ आदमी, एज अ हीरो बोल रहा हूं। ठीक है, एटीट्यूड भैया, एटीट्यूड, आदमी का एटीट्यूड इसको बर्बाद करता है, आदमी का एटीट्यूड इसको आबाद करता है। बुरा समय, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, फिर से शुरू किया जा सकता है। और रतन टाटा ने हर बार ये साबित किया है, हर बुरे समय में एंट्री मार करके साबित किया है कि फिर से शुरुआत किया जा सकता है और फिर से उसी मुकाम पर लेके जाया जा सकता है। ठीक, जून 2023 आते आते कंपनी की सेल्स और पोजीशनिंग बदल गई और कहीं ज्यादा बेहतर हो गई। ईवी कार्स का वर्टिकल बहुत अच्छा करने लग गया, स्टॉक में 800% की बढ़त हो गई फिर से 3 साल में। 2020 में जहां 63 रुपए का पहुंच चुका था शेयर, 2023 में 586 फिर से। मतलब मैं क्या कहूं, पाताल, बार बार वही लाइन, मतलब बोलना नहीं चाह रहा, मारो गोली, लेकिन फील आता है कि नहीं भैया। ठीक है, अब कंपैरिजन करते हैं टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और हुंडई। ये है मारुति का ग्राफ, ये कब का है, ये हम बात कर रहे हैं 2023 और 2024 का। ग्रीन वाला 2024 का है और रेड वाला 2023 का है। मारुति सुजुकी 41.3% इनका शेयर, 41.7 2024 में।
हुंडई 14.5, अगले साल भी 14.5। टाटा मोटर्स 13.9 से गिर करके 13.8, 0.1% गिरा। लेकिन आगे खेल समझो क्या हुआ टिल नवंबर 2024। हाँ, अब एक डेटा कंपैरिजन से आपको समझाता हूं 2022 और 2023 का। मारुति जहां 2023 में 17 लाख गाड़ियां बेच रही थी, हुंडई 6 लाख गाड़ियां बेच रही थी, टाटा सिर्फ 5,50,000। ठीक है, और उसके पहले एक साल पहले ये डेटा था, मारुति 15 लाख, 5,52 हुंडई और 5,26 टाटा। ठीक, अब थोड़ा फाइनेंशियल्स आपको दिखाता हूं, आप ज्यादा विजुअलाइज कर पाओगे। टाटा मोटर्स, ये है सर टाटा मोटर्स। 2020 में इनका, ये ग्राफ देख के समझ जाओ, नंबर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 2020 का रेवेन्यू, 2021 का, 2022 का, 23 का, 24 का, मतलब हर साल इंक्रीमेंटल है। इसमें थोड़ा सा कम है, लेकिन वैसे हर साल इंक्रीमेंटल है, और 2024 में तो सबसे ज्यादा इन्होंने किया है। अच्छा, इसका कंपैरिजन भी करेंगे अभी हुंडई और उससे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पैटर्न भी समझ लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप अगर ये देखो, ये जो ब्लू वाला है ये प्रोमोटर होल्डिंग है, ग्रीन वाला एफआईआई का है। अगर आप देखो इसमें एफआईआई की होल्डिंग है सर 20.54, जो कि बहुत अच्छी होल्डिंग मानी जाती है। विदेशियन जो है अपने टाटा मोटर्स में 20 पॉइंट का होल्डिंग उन्होंने बना रखा है, इन्वेस्टमेंट है। आप डीआईए का अगर देखोगे तो लगभग 16.42%, ये भी अच्छा परसेंटेज है। आप पब्लिक का अगर देखोगे, मतलब रिटेल इन्वेस्टर का, 20.44%, और अदर्स में फिर 0 आ जाता है। तो दो चीजें यहां समझने लायक हैं, एक तो एफआईआई और डीआईआई और पब्लिक, इन तीनों का बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है टाटा मोटर में। ठीक है, हुंडई और उसमें कितना है वो भी अभी देखते हैं। अच्छा, एक चीज आप इसको जरूर नजर में रखना, प्रोमोटर ने यहां पर 46 पॉइंट से लेकर के 42.58 सितंबर 2024 में किया है। प्रोमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग घटाई है। ठीक, म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाए हैं। म्यूचुअल फंड का, अच्छा एक चीज ये समझना कि म्यूचुअल फंड्स जिन जिन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले फंड मैनेजर वो दिग्गज होते हैं, और 10% किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट यानी कि ये अच्छा स्टेक है। और पहले 9.83 से 10.58 उन्होंने सितंबर 2024 में किया है। अच्छा, ये तो रेवेन्यू, और रेवेन्यू के साथ साथ जरा सा प्रॉफिट भी इसका देख लेते हैं कि प्रॉफिट कितना है भैया। सिर्फ रेवेन्यू हो रहा है कि प्रॉफिट भी है? 2020 में माइनस में है, 2021 में माइनस में, 2022 में माइनस में, 23 में थोड़ा बढ़ा, और 24 में तो मतलब खतरनाक ही कर दिया। अब मारुति सुजुकी पर आते हैं। मारुति सुजुकी भैया कहाँ, यही है ना, हाँ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू इनका टाटा की तरह नहीं है, पाताल से जाकर के नहीं उठे हैं ये, इनका कंसिस्टेंटली ग्रोथ की तरफ रहा है। ठीक है, तो 2020 में ये, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में। ठीक, इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी समझ लेते हैं। एफआईआई का कितना परसेंटेज है, म्यूचुअल फंड वालों का कितना है। सर ये देखो, प्रोमोटर का है इनका 58%, यानी कि ज्यादा है टाटा से। एफआईआई कहां पे, ग्रीन वाला 17, मतलब एफआईआई का यहां पर कम है कंपैरेटिवली, 20 पॉइंट समथिंग उसमें था, और यहां पे 17.68 है। डीआईआई का अगर आप देखो तो 20.89, थोड़ा सा डीआईआई का यहां पर ज्यादा है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा ही ज्यादा है। और आम पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो 3.24, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर यानी कि पब्लिक का ज्यादा इंटरेस्ट एज पर डेटा यहां पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, और अच्छा, प्रोमोटर्स होल्डिंग यहां पर थोड़ी बड़ी भी है, 56.48 से 58.19 पिछले एक साल में बढ़ाया भी गया है। अच्छा, इसके साथ इनके कुछ अनाउंसमेंट भी देख लेते हैं। प्रोमोटर्स होल्डिंग रिमेन अनचेंज, कोई चेंज नहीं हुआ है। म्यूचुअल फंड ने 13.26 से 14.38 सितंबर 2024 में किया है। म्यूचुअल फंड ने इसमें भी बढ़ाया है, वहां पे 10 समथिंग हुआ था, यहाँ 14 समथिंग हुआ है, तो म्यूचुअल फंड्स ज्यादा हैं इसमें, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बाकी एफआईआईएस वगैरह ने घटाया है, 18.98 से लेकर के 17.68 हुआ है, तो एफआईआई का भरोसा थोड़ा सा कम दिखा है इसमें। अच्छा, नेट प्रॉफिट पर आ जाते हैं। नेट प्रॉफिट किधर गया, ये रहा। नेट प्रॉफिट इनकी लगातार बढ़ी है भैया, 2020 से लेकर 2022 में तो थोड़ा थोड़ा गिरा है, लेकिन उसके बाद इनकी बढ़ी है। टाटा मोटर्स की तरह नहीं है, एकदम हीरो की तरह, वो सुपरमैन जैसा, सुपरमैन मारो गोली, बजरंगबली जैसा खड़े हो, यहीं से उड़ गए सीधा। ये उड़ने जैसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, आराम आराम से चल रहा है ये। ठीक, अच्छा, इसी बीच हुंडई देखो रिसेंटली लिस्ट हुई है, तो इसका ज्यादा कुछ डेटा आपको मिलेगा नहीं। कहां गया, हाँ,
लेकिन रेवेन्यू आप देख सकते हो 2019, 20, 21, 22, 23 ये भी लगातार बढ़ी रही है। 2019 से लेकर 21 तक गिरे थे, ये कोविड वाला पीरियड है, उसके बाद ये बढ़े हैं। ठीक, एक बार फिर से टाटा मोटर वाला दिखा देता हूं, ये देख रहे हो, ये देखने में मजा आता है, एकदम हीरो की तरह तड़ाक। ठीक, अब इसके साथ एक और चीज दिखा देता हूं, थोड़ा ग्राफ दिखा देता हूं, अभी और हम आएंगे इस पर। देखो ये है 2002 का पीरियड, देखो कैसा पाताल में गिरा है ये। उसके बाद ये आया 2008 का पीरियड, ये भी पाताल में गिरा। अच्छा, उसके बाद ये 2016 ये साइरस मिस्त्री वाला पीरियड है, और उसके बाद ये कोविड वाला पीरियड है। आप अगर यही ग्राफ इसका देखोगे मारुति का, तो आपको दूर से ये ऊपर जाता हुआ मिलेगा। कोई इतने बड़े बड़े इसमें सेटबैक्स नहीं है, आराम आराम से गिरे हैं, थोड़ा थोड़ा गिरे हैं, लेकिन ये नॉर्मल चाल है इनकी। टाटा मोटर्स की तो कंप्लीटली एब नॉर्मल है भैया, गिरते हैं ये सीधा पाताल में चले जाते हैं। लेकिन हीरो आता है अभी उस बीच, हीरो कौन? रतन टाटा। रतन टाटा आता है, उसको आसमान में उड़ा के फिर लेके जाता है। अगला और क्या क्या बाकी है? फायदे और नुकसान तीनों तरह के गाड़ियों का, जरा हम ये फायदे नुकसान भी देख लेते हैं। टाटा मोटर्स देखो आज के समय में अपनी सेफ्टी फीचर्स के लिए जाना जाता है, दमदार। कई सारे इंस्टाग्राम पे आपने रील भी देखे होंगे, इधर मारुति की गाड़ी, उधर टाटा की गाड़ी, हल्का सा टक्कर हो गया, मारुति की गाड़ी चकनाचूर हो जाती है और टाटा वहीं खड़ा रह जाता है। ऐसा रील कई बार आपने देखा होगा ना। वो रील कितने सच्चे हैं मुझे नहीं पता, मैंने आज तक लाइव को एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन ऐसे कई सारे रील्स हैं। ठीक, सेफ्टी फीचर्स वैसे अच्छे हैं इनके। 5 स्टार रेटिंग वाले आपको कई सारी गाड़ियां मिल जाएंगी, दमदार NCAP रेटिंग गाड़ियां, इनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी मानी जाती है, रेटिंग अच्छी है, मतलब तगड़ा है भैया। मतलब आदमी जो बैठा है उसके अंदर, उसके जिंदा रहने के चांसेस, बुरे समय में एक्सीडेंटल चांसेस में उसके जिंदा रहने के चांसेस, उसके बचने के चांसेस कंपैरेटिवली दूसरी गाड़ियों के इसमें ज़्यादा है। देसी ब्रांड है, ये सबसे ज़्यादा मेरे को अट्रैक्ट करता है। पूरी तरीके से देसी ब्रांड है, पूरा, कोई विदेशी कोई हाथ नहीं। देश की कार कंपनी लोगों को सूट भी करती है। स्ट्रांग बिल्ड क्वालिटी, मजबूत गाड़ियां, पहाड़ियों पर आप देखोगे एकदम तड़ा बड़ा करते हुए निकल जाती हैं ये। नुकसान क्या है? रीसेल वैल्यू थोड़ी कम है कंपैरेटिवली। आप पुरानी टाटा कार बेचने जाओगे तो आपको रीसेल वैल्यू कम मिलेगी। मारुति वारुति का देखो तो रीसेल वैल्यू आपको अच्छा मिल जाता है। इंजन क्वालिटी में कई बार कंप्लेन ये आता है कि इंजन से इसकी आवाज़ आती है, लेकिन अब तो मैं देख रहा हूँ चीज़ें वो भी बेटर हो रही हैं। लेकिन ये कंप्लेंट हमने जब इंटरनेट से डेटा कर रहे थे तो ये हमारे को मिला। माइलेज कंपैरेटिवली कम होता है, एवरेज कम देती है गाड़ियों का, ये भी है। लेकिन एक चीज़ मेरे को ये समझ में आता है, कोई चीज़ अगर ज़्यादा स्ट्रांग है, मजबूत है, तो माइलेज कम देगा। कमज़ोर चीज़ है तो माइलेज ज़्यादा देगा। आप जैसे मारुति की गाड़ियों को देखोगे तो हमेशा आपको ये मिलेगा कि वो कमज़ोर गाड़ियाँ होती है, बिल्ड क्वालिटी हल्की होती है, बहुत हल्की होती है। तो जब हल्की गाड़ी है तो ज़्यादा भागेगी, तो इनका माइलेज अच्छा होता है। इनकी सबसे बड़ी USP यही है कि लो मेंटेनेंस है भैया, ज़्यादा खर्चा नहीं है इसमें, कम खर्चे में काम हो जाता है, कम रख रखाव में अच्छी परफॉर्मेंस दे देती है। रीसेल वैल्यू इनकी अच्छी है। नुकसान क्या है? सेफ्टी फीचर्स के नाम पे कुछ नहीं बोलना ठीक नहीं है, पता नहीं, लेकिन कमज़ोर है भैया। बिल्ड क्वालिटी कमज़ोर है। कंफर्ट, इंटीरियर मिड रेंज ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है। हुंडई की अगर बात करें तो इनका डिज़ाइन प्रीमियम है, इंटीरियर प्रीमियम है, इंजन की परफॉर्मेंस इनकी अच्छी है, आफ्टर सेल सर्विस इनकी बेटर है। नुकसान क्या है? माइलेज इनमें भी कम है, कॉस्टली मेंटेनेंस है इनका, रीसेल वैल्यू इनकी भी कम है, और एक सेफ्टी हुंडई की गाड़ियों में कंपैरेटिवली टाटा कम है। अब समझते हैं जरा टाटा मोटर्स में अभी क्या हो रहा है, अभी सिचुएशन क्या चल रही है, रतन टाटा जी के जाने के बाद क्या हो रहा है। शेयर्स में जो हमारे इन्वेस्टमेंट हैं वो उसको कंटिन्यू रखें, निकाल लें या और पैसा डालें, चूंकि अभी गिरा हुआ है शेयर, वो सब चीज़ें जरा समझते हैं। अभी का समय जो है भैया अपने लाइफ टाइम हाई से स्टॉक 30% नीचे है, और आज का तो मैं देख रहा था कि 805 810 के आसपास पहुंच गया है शायद। ठीक है, आज मतलब 7 नवंबर की हम बात कर रहे हैं। 8 तारीख यानी कि कल टाटा मोटर्स का रिजल्ट आने वाला है भैया, वो भी देख लेना, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जुलाई 30 2024 को ये लाइफ टाइम हाई बना था। स्टॉक उस समय 1700 नहीं ये गलत लिख दिया है, 1100 क्रॉस किया था उस वक्त, मुझे याद है, जहाँ तक 1100 1200 के बीच था, 1200 नहीं गया था, 1200 से नीचे ही था। ठीक है, हालांकि उसके बाद लगातार ये गिर ही रहे हैं, और गिरने की वजह सिर्फ टाटा मोटर नहीं है, पूरा ऑटो सेक्टर अगर आप देखोगे तो ऑटो सेक्टर्स के सेल्स गिरे हैं। इस पर भी एक डेडिकेटेड हम वीडियो करने का सोच रहे हैं। आप बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, डेडिकेटेड बताऊं क्या, गाड़ियों का रेवेन्यू का भी क्या हाल है इंडिया में, बुरा हाल है। वैसे टाटा मोटर्स की सेल Q2 में 12% गिरी थी, खराब आया था। पिछले साल जहां 2.43 लाख यूनिट थी, Q2 के बाद 2.15 लाख हो गया। टाटा मोटर्स में अब आगे क्या हो सकता है रतन टाटा जी के बाद, अब ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। रतन टाटा का शुरू से टाटा मोटर्स पर काफी इंपैक्ट रहा है। आप देखना,
जब जब कंपनी का बुरा दौर आया है, कौन आया है उस वक्त हीरो बन के? रतन टाटा। लेकिन अब रतन टाटा है नहीं आने के लिए अगर कंपनी का बुरा दौर आता है तो। लेकिन एक चीज समझ में आती है कि रतन टाटा सिर्फ हीरो नहीं थे, हीरो लीडर भी थे, एक अच्छी लीडरशिप भी थी। तो एक सवाल यहां पर यह है कि इतनी बार जब उन्होंने डाउनफॉल देखा है तो उनको पता है कि डाउनफॉल किस वजह से आता है और डाउनफॉल में गई कंपनी को उठाते कैसे हैं। तो क्या ये लीडरशिप डुप्लीकेट नहीं करा होगा उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में? क्या अपने लीडर्स ऐसे तैयार नहीं करे होंगे कि उनके ना रहने के बाद कंपनी को उठाने वाले लोग, उठाने वाले लीडर्स हैं? ये मुझे नहीं पता, ये सवाल है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है और मुझे लगता है शायद होना चाहिए, लेकिन ये लगता तक ही बात है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक, उसके बाद विदेशी आइकॉनिक ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर। अभी आपको पता है कि चाइना का मार्केट खराब है, इकोनॉमी वहां की डूबी हुई है। अच्छा, साइरस मिस्त्री खराब हुआ था, ये हमने कर लिया था। कहा गया, हाँ, एक सवाल ये भी है कि टाटा मोटर्स के बतौर सीईओ अब कौन ड्राइव करेगा? वैसे उनके सौतेले भाई नोएल टाटा ग्रुप की बागडोर संभाल सकते हैं, लेकिन क्या वो रतन टाटा की तरह उतने हीरो एटीट्यूड वाले या उतने इफेक्टिव हो पाएंगे? ये समय बताएगा। उसका एक और बड़ा कारण है कि भैया जेएलआर की सेल्स का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता है टाटा मोटर्स के रेवेन्यू में, और जेएलआर के लिए चाइना सबसे बड़ा मार्केट है जैगुआर लैंड रोवर के लिए, और चाइना की इकोनॉमी भी खराब है। तो वहां पर स्टिमुलस पैकेज आने वाला है, सरकार लाने वाली है। इसके बाद ये सेल वहां बढ़ने की उम्मीद है, और ये सेल जब वहां बढ़ेगी तो उसका इंपैक्ट टाटा मोटर के शेयर में दिख सकता है। लेकिन सारी चीजें सकता और सकती है, श्योरिटी कुछ भी नहीं है। उम्मीद है कि जेएलआर की सेल्स अप ट्रेंड में आ जाए। लेकिन इन सब के बीच एनालिस्ट ये भी कहते नजर आ रहे हैं, कई सारे लोग, कि टाटा मोटर का शेयर और गिर सकता है। हालांकि यहां पर एक दोनों मत है। आप टीवी वगैरह पे देखते होंगे या कई लोगों को सुनते होंगे कि एक बहुत सारे लोग ऐसे हैं, टाटा मोटर रॉकेट हो जाएगा, टाटा मोटर दौड़ेगा, भागेगा। लेकिन वही कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं कि भैया रुको, बॉटम फिशिंग से बचो, कि मतलब गिर रहा है तो और खरीदो, गिर रहा है तो और खरीदो। वैसे लोएस्ट सपोर्ट जो मैंने देखा था शायद 750 के आसपास है, तो अभी 810 815 के आसपास है, तो 750 भी जा सकता है। तो बॉटम फिशिंग से थोड़ा कंट्रोल रहिए। ऐसा नहीं है कि टाटा मोटर है अपने लोएस्ट पे है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कहा कुछ नहीं जा सकता। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है रॉकेट हो जाए, हो सकता है भागना शुरू कर दे, लेकिन श्योरिटी कुछ नहीं है। तो टाटा मोटर्स की तरफ अभी कोई एक्शन लेने से, ऐसा मुझे लगता है, बचे। बचे का मतलब बचे, कुछ नहीं कहा जा सकता, किसी की बातों में ना आए, क्योंकि मैंने पूरा डेटा आपको रखा कि टाटा मोटर्स डाउनफॉल में, अपने सेटबैक्स में, पाताल में एक बार नहीं गई है, कई बार गई है। कंपैरेटिवली हुंडई, मारुति या महिंद्रा की भी जब हम बात करेंगे, ये आपको डेटा वहां नहीं मिलेगा कि कंपनी सीधा पाताल में चली जाती है। ये कंपनी पाताल में गई है कई बार, और वहां उठाने वाले रतन टाटा है, और जो रतन टाटा आज नहीं है, तो चिंता का विषय है। तो ध्यान रखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से। और मुझे उम्मीद है कि ये केस स्टडी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा, मैं सही तरीके से आपको समझा पाया, विजुअलाइज करा पाया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। हम वीक में 1 या 2 केस स्टडी लाने का ऐसा और प्लान कर रहे हैं, अलग अलग स्टॉक्स के बारे में, अलग अलग शेयर्स के बारे में। लेकिन वो तभी होगा जब इस पर आपका रेस्पॉन्स हमें समझ में आए। तो अगर अच्छा लगा, मजा आया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि मजा आ गया, क्या बता, ऐसा कुछ समझते हो ना। चलो बंद कर दो भैया आप।